नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे अध्याय नंबर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व की। भारत में चुनाव की कैसी व्यवस्था है, अन्य देशों में कैसी व्यवस्था है, इस पर हम चर्चा करेंगे। भारत में जो सबसे आगे वही जीता, ये चुनाव की प्रणाली, यानी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में जिस उम्मीदवार के सर्वाधिक मत आ जाते हैं वही विजेता घोषित कर दिया जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके 50% या इससे अधिक अंक आएँ। चुनाव एक निर्वाचन क्षेत्र में जितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उसमें जिसके सबसे अपने साथियों में से सबसे ज़्यादा वोट आते हैं उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। इसे बोलते हैं जो सबसे आगे वही जीता, फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम। भारत के अधिकतर चुनाव में इसी प्रणाली को काम में लिया गया है। भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ये जो पुस्तक है, इसके तीसरे अध्याय में 1984 के लोकसभा चुनाव का पूरा विश्लेषण किया गया है। लोकसभा में भारत में 543 सीटें हैं जहां प्रत्यक्ष रूप से आम मतदाता द्वारा निर्वाचन होता है और मताधिकार की उम्र 18 वर्ष है। 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति वोट दे सकता है। इस पुस्तक में 1984 के लोकसभा चुनाव का विश्लेषण किया गया है। कांग्रेस पार्टी को 415 सीट मिली है, यानी 543 में से 415 सीट मिली 1984 के लोकसभा चुनाव में और 48% वोट मिले। भाजपा को 2 सीटें मिली हैं, जनता पार्टी को 10, लोक दल को 3, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 22, तेलुगु देशम को 30, द्रमुक को 2, अन्ना द्रमुक को 12, अकाली दल को 7 और असम गण परिषद को 7 सीटें मिली हैं। ये विश्लेषण इस अध्याय में दिया गया है 1984 के लोकसभा चुनाव का। पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। सभी राजनीतिक दल अपना अपना उम्मीदवार उतारते हैं। उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। 1984 के चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 3/4 सीटें मिली और 48% उसे वोट मिले। ये 1984 के चुनाव का विश्लेषण इस अध्याय में किया गया है। जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए जरूरी नहीं कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले। इस विधि को जो सबसे आगे वही जीता प्रणाली या फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम कहते हैं। चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले आगे निकल जाता है वही विजयी होता है। इसे बहुलवादी व्यवस्था भी आप कह सकते हैं। संविधान इस विधि को स्वीकार करता है। एक तो ये साधारण चुनाव की प्रक्रिया होगी, दूसरी है समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया, जो काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। इस पुस्तक में दे रखा है कि इजराइल में जो चुनाव हुए हैं वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व से हुए हैं। प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है जितनी सीटों का उसे कोटा दिया जाता है। चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में किसी भी पार्टी को उतनी ही % सीटें मिलती हैं जितने % उसे वोट मिलते हैं। अब ये समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व की प्रणाली है ये भी 2 प्रकार की है। कुछ देश जैसे इजराइल और नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। कुछ देशों में जैसे इजराइल और नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं। जबकि दूसरा तरीका अर्जेंटीना या पुर्तगाल में है, जहां पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी कर देती है। उसमें जितने नाम होते हैं उतने ही प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना होता है। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, ना कि प्रत्याशियों को। ये जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है इसमें राजनीतिक दलों को वोट दिया जाता है, प्रत्याशियों को नहीं दिया जाता। एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उस निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दे दी जाती हैं। अतः किसी निर्वाचन क्षेत्र की प्रतिनिधि वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं। ये 2 प्रकार की हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली पढ़ी है।
भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली केवल अप्रत्यक्ष चुनाव में अपनाई गई है। जैसा हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की, प्रत्यक्ष चुनाव जैसे सरपंच, विधायक या लोकसभा सदस्य, इसमें जो सबसे आगे वही जीता, फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम की प्रणाली अपनाई गई है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अप्रत्यक्ष चुनाव में अपनाई गई है। जैसे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव, इसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो है इसको अपनाया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही टफ है कि एक हम उदाहरण के द्वारा चर्चा करेंगे कि राजनीतिक जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है वो भारत में राज्यसभा के चुनाव में किस तरह से अपनाई जाती है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के दो तरीके हमने पढ़े हैं। तीसरा तरीका भारत में अपनाया गया है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अगर हम राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के बारे में चर्चा करें तो देखिए, प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में एक निश्चित कोटा प्राप्त होता है। जैसे राजस्थान की हम चर्चा करें तो राजस्थान से राज्यसभा में 10 सीटों का कोटा है। राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा इन सीटों के लिए चुनाव किया जाता है। इसमें राज्य के विधायक मतदाता होते हैं, यानी राजस्थान से अगर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होना है तो एमएलए वोट देते हैं। मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मत देते हैं। जीतने के लिए किसी भी प्रत्याशी को मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करना पड़ता है। इसमें एक उदाहरण दे रखा है कि यदि राजस्थान के 200 विधायकों को राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों का चुनाव करना हो तो 200/4 + 1 पुस्तक बंद +1 यानी 200 में 5 का भाग देना पड़ेगा। यानी 41 वोट अगर उसे मिलेंगे तभी वो उम्मीदवार चुनाव में विजयी घोषित हो सकता है। अगर राजस्थान से राज्यसभा के 4 सीटों पर चुनाव होंगे तो एक व्यक्ति को कम से कम 41 वोट मिलने चाहिए। जब मतगणना होती है तब उम्मीदवारों को प्राप्त प्रथम वरीयता वोट गिना जाता है। प्रथम वरीयता वोटों की गणना के बाद यदि प्रत्याशियों को वांछित संख्या में वोटों का कोटा प्राप्त नहीं होता तो पुनः मतगणना प्राप्त शुरू होती है। ऐसे उस प्रत्याशी को मतगणना से बाहर निकाल दिया जाता है जिसे प्रथम वरीयता वाले सबसे कम वोट मिले हों। उसके वोटों को अन्य प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है। ऐसा करने से प्रत्येक मतपत्र पर अंकित द्वितीय वरीयता वाले प्रत्याशी को वह मत हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाता है जब तक कि निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हो जाता। मान लीजिए राजस्थान में 4 सीट हैं और उम्मीदवारों की संख्या 6 है तो तब तक चलेगा जब तक कि 4 उम्मीदवार 41 वोट नहीं हासिल कर पाते हैं। ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जो भारत में अपनाई जाती है। इसमें एक राज्य विधानसभा के चुनाव का विश्लेषण किया गया है कि तमिलनाडु में कैसे चुनाव हुए हैं, कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, ये इसमें किया गया। एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इसमें की गई है कि ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडलों की शुरुआत की थी। बहुत इम्पोर्टेंट है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र और पृथक निर्वाचन क्षेत्र दोनों अलग अलग चीज़ें, इसको विद्यार्थियों को समझना चाहिए। पृथक निर्वाचन मंडल का अर्थ था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के व्यक्ति वोट देंगे। जैसे सिखों के लिए पृथक निर्वाचन हुआ तो उसमें सिख ही वोट दे सकते हैं, अन्य वोट नहीं दे सकते। जबकि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया जो भारत में गया है, इसमें किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे लेकिन प्रत्याशी उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। लोकसभा की 543 जो सीटें हैं उसमें एससी और एसटी के लिए सीटों को आरक्षित किया गया है। 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं यानी एससी के लिए हैं और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित हैं। अब एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटें कैसे होंगी, या कोई भी निर्वाचन क्षेत्र छोटा या बड़ा, या उसकी सीमाओं का निर्धारण कैसे होगा, कौन से निर्वाचित क्षेत्र आरक्षित होंगे, इसका निर्णय एक स्वतंत्र संस्था द्वारा किया जाता है जिसको परिसीमन आयोग कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है परिसीमन आयोग। राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करते हैं। ये परिसीमन आयोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचित क्षेत्रों का एक कोटा होता है जो उस राज्य में एससी और एसटी की संख्या के अनुपात में होता है। परिसीमन के बाद परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है
जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है उसे उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिसमें अनुसूचित जातियों का अनुपात ज़्यादा है, लेकिन वह इस निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न भागों में फैला देता है। ऐसा इसलिए करता है कि अनुसूचित जातियों का पूरे देश में बिखराव समरूप हो। जब कभी भी परिसीमन का काम होता है, इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। ये परिसीमन आयोग का कार्य है जो हमने समझा है। अब 1989 तक वोट देने की उम्र 21 वर्ष थी। एक संविधान संशोधन के द्वारा इस उम्र को घटाकर 18 वर्ष की कर दिया गया है। विधायक और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष किसी भी उम्मीदवार की उम्र होनी चाहिए। ये इस पुस्तक में दे रखा है। अब एक स्वतंत्र भारत में एक भारत निर्वाचन आयोग होता है। अनुच्छेद 324(1) इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियाँ तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए एक आयोग होगा, जिसे संविधान में निर्वाचन आयोग कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय भी हो सकता है। 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था और बाद में इसको 2 सदस्यीय बना दिया गया, फिर इसको 1 सदस्यीय बनाया। 1993 में इसको पुनः बहुसदस्यीय बना दिया गया है। वर्तमान में भारत में निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय, इसमें एक अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त ये पद होते हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद 6 वर्ष या अधिकतम उसकी 65 वर्ष तक वो पद पर बने रह सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव सुधार के और प्रतिनिधित्व की जानकारी थी जो विद्यार्थियों के साथ हमने साझा की है। चुनाव और प्रतिनिधित्व, संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, कक्षा 11 की ये जो पुस्तक थी, इसके बारे में हमने ये चर्चा की है पूरे पाठ के बारे में, और बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। परीक्षा की दृष्टि से सभी विद्यार्थियों को इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने बताएं वो याद कर लेना चाहिए। धन्यवाद।